गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था इस विषय में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जबकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं या लक्षण या उसको हम मूलभूत तत्व कहते हैं, तो ऐसे मूलभूत सिद्धांत या मूलभूत तत्वों को विस्तारित तरीके से हम अगर अध्ययन करते हैं तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अपनी कुछ विशेषताएं होती है। दुनिया की हर एक कंट्री में अपने आर्थिक सामाजिक विकास करने के लिए कुछ विशेषताओं के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो उन विशेषताओं का प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर बहुत तेजी से पड़ता है। और ऐसी अवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं निम्न प्रकार की दिखाई देती है, जिसमें हम प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता में हम भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है। भारत देश बहुत बड़ा देश है। इसका कुल भू क्षेत्रफल देखेंगे तो 32,87,782 वर्ग किलोमीटर का है और प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। और यहाँ अपार श्रम शक्ति है। भारत देश में अपार श्रम शक्ति है। 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। वन संपत्ति है, पशुधन है, निरंतर बहने वाली बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जल शक्ति का अपार भंडार भारत में भरा हुआ है और जिसमें सिंचाई शक्ति प्राप्त हो सकती है और खनिज भंडार बड़ी मात्रा में होने के कारण भारत बहुत बड़ा धनी देश माना जाता है। खेती के लिए यहाँ गंगा और सिंधु में मैदान में उपजाऊ जमीन बड़ी मात्रा में है और विभिन्न जलवायु और मिट्टी आदि पाई जाती है। इसमें बड़ी मात्रा में फसलों का फसलें होती है। गेहूं, चावल, मक्का ऐसी बड़ी मात्रा में इसकी पैदावार होती है। तो हमारे देश में तरह तरह की प्राकृतिक साधनों के कारण देश की अर्थव्यवस्था उच्च तरह से और विकास के स्तर पर हम लेके जा सकते हैं इस प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा। संतुलित अर्थव्यवस्था, दूसरा मुद्दा है संतुलित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था एक संतुलित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था संतुलित मानी जाती है जो मिश्र अर्थव्यवस्था से लेके जो निजीकरण या सार्वजनिकरण की बड़ी मात्रा में यहाँ निर्मित या अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। तो भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था जनसंख्या की मात्रा में और प्राकृतिक संपदा की मात्रा में असंतुलनता उसमें दिखाई देती है, असंतुलित दिखाई देती है। देश की कुल जनसंख्या खेती पर, देश की कुल जनसंख्या जैसे कि कुल जनसंख्या में से 47% जनसंख्या खेती पर आधारित है और इसके विपरीत उद्योग धंधों में, व्यापार में, यातायात में बहुत मात्रा में जो लोग हैं वो अभी सेवा क्षेत्र में या उद्योग क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हमारे देश में इस प्रकार में भारत की जनसंख्या का वितरण बहुत बड़ा असंतुलित पाया जाता है और कम लोगों को यानी भारत में निरक्षरता का भी दौर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। भारत की जनसंख्या का वितरण बहुत असंतुलित दिखाई देता है। औद्योगिक क्षेत्र में असंतुलन मिलता है। देश में अभी तक उपभोक्ताओं की मात्राओं को, जैसे कपड़ा, चीनी आदि का अधिक विकास हुआ है, परंतु पूंजीगत वस्तु जैसे उत्पादों की पूंजीगत वस्तु की अधिक विकास हुआ है, परंतु पूंजीगत तथा उत्पादों की वस्तु जैसे लोहा है, जैसे इस्पात है आदि का विशेष विकास बड़ी मात्रा में न होने के कारण औद्योगिकरण में भी काफी खामियां हो रही है। कृषि का मानसून पर निर्भर होना
नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो कृषि का मानसून पर निर्भर होना। कृषि के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, कृषि के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में सिंचाई के अन्य माध्यम उचित मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण वर्षा ही एक सहारा रह जाता है। और मानसून द्वारा वर्षा अनिश्चित रूप से होने के कारण कभी कम तो कभी अधिक या अधिक समय से पूर्व तो कभी अधिक बहुत बाद में वर्षा होती है। जब वर्षा नहीं होती है तो देश के उद्योग धंधों, व्यापार तथा कृषि पर बुरा प्रभाव बड़ी मात्रा में पड़ता है। और मानसून के फेल हो जाने के कारण हमारी राष्ट्रीय आय बहुत बड़े पैमाने में घट जाती है, और मानसून के अच्छा होने पर हमारी राष्ट्रीय आय बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है। इसके कारण भारतीय बजट भी मानसून का एक जुआ कहा जाता है। अभी जनसंख्या की अधिकता, यह भी एक फीचर्स माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विशेषता है जनसंख्या की अधिकता। देश के आर्थिक विकास को देखते हुए भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। दुनिया की मात्रा में अगर देखेंगे तो 18% जनसंख्या भारत में है। जनसंख्या को अधिकता के फलस्वरूप देश में गरीबी, बेरोजगारी, रहन सहन का जो निचला स्तर, अन्य बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर उसको निम्नतम करने के लिए या सुधार करने का प्रयास करती है। तो सुधार करने तो भारतीय जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने काफी कारगर उपाय किए हैं। भारत में विश्व में जो जनसंख्या है उसमें से 18% भारत की जनसंख्या पाई जाती है। तो इसमें अभी जनसंख्या नियंत्रण में पाई जाती है। देश की अर्थव्यवस्था में अगर देखेंगे तो कृषि का उत्पादन 3.7% तक कृषि का उत्पादन बढ़ा है, और जनसंख्या नियंत्रण में 1.3% से जनसंख्या नियंत्रण या कम हो चुकी है। तो 2040 में जनसंख्या 97 करोड़ रहेगी, ऐसा अर्थशास्त्रियों का अनुमान है। क्योंकि हम दो हमारे दो या इस तरह से फार्मूला अगर जनसंख्या का नियंत्रण रहा तो देश की जनसंख्या, युवा शक्ति 2040 तक पूरी खत्म हो जाएगी और 97 करोड़ जनसंख्या पाई जाएगी। इसलिए जनसंख्या का नियंत्रण, सरकार ने ऐसा कुछ भी कानून, जनसंख्या नियंत्रण करने का एक कानून न बनाकर भी देश की जनसंख्या नियंत्रित हो रही है। यह इसको वैज्ञानिक तरह से भारत में जो निरक्षरता पाई जाती है, निरक्षर भारत में जनसंख्या अति प्रमाण में नियंत्रित होने का कारण है सामाजिक प्रचार प्रसार। समाज का बदलाव या सामाजिक परिवर्तन के कारण देश में हम दो हमारे दो ये फार्मूले के अनुसार देश की जनसंख्या बड़ी मात्रा में नियंत्रित हो रही है। गांव की अधिकता, भारत एक कृषि प्रधान देश है और गांव का देश है। भारत एक गांवों की प्रधानता को मानता है। देश में कृषि की प्रधानता होने के कारण गांवों की प्रधानता बड़ी मात्रा में दिखाई देती है, जिसमें जनसंख्या, गांव में रहने वाली जनसंख्या अभी भी 80% लोग गांव में रहते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण नागरिक बसा हुआ है। भारत के गांव में हर दृष्टिकोण से पिछड़ापन दिखाई देता है। वहां भारत का आर्थिक विकास बहुत कुछ उन्नति पर निर्भर है। तो 5,76,000 ग्रामों का देश भारत पाया जाता है, और हर गांव की उन्नति करनी है तो देश में गांव में पक्की सड़कें, प्राथमिक शिक्षा है, हेल्थ सुविधाएं, अन्य सुविधाओं का या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का
डेवलपमेंट निर्माण होना बहुत जरूरी है। पूंजी की कमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे तो भारत में पूंजी का अभाव हर क्षेत्र में, भारत के उद्योग क्षेत्र में या कोई शिक्षा क्षेत्र में, कोई उद्योग क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, यातायात क्षेत्र में अगर देखेंगे तो पूंजी के अभाव के कारण देश की अर्थव्यवस्था कमजोर पाई जा रही है। हमारा देश आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पिछड़ा हुआ देश माना जाता है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी माना जाता है कि इंडिया इज रिच कंट्री विथ पुअर पीपल, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में बहुत बड़े जो धनिक व्यक्ति है, धनिक व्यक्ति के पास बहुत बड़ी पूंजी की मात्रा पाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि 357 लोगों के पास भारत में 553 लोगों के पास 27% संपत्ति पाई जाती है। ऐसे एक लेटेस्ट रिपोर्ट जो रिजर्व बैंक का अहवाल है उसमें दिया गया है। जो हमारे देश में पूंजी की कमी इसलिए पाई जाती है कि 87% लोगों के पास जो 1 से 1.5 हेक्टर जमीन है पाई जाती है। 87% कृषि लोगों के पास 1 से 1.5 हेक्टर जमीन पाई जाती है। तो वो और उसमें जो इनकम है, कृषि मात्रा में अगर इनकम देखेंगे तो भारत में कृषि काश्तकारों का प्रति व्यक्ति आय अगर देखेंगे, प्रतिदिन का आय 20 रुपीज पाया जाता है। ऐसा एक सर्वे में पाया गया कि 20 रुपीज वो 20 रुपए की कमाई करके वो जी लेता है। तो आजकल महंगाई के दौर में 20 रुपए की चाय भी या पकौड़ा भी नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में देश की जो गरीबी बड़ी मात्रा में निर्माण हो रही है। तो पूंजी के अभाव के कारण यहाँ के उद्योग धंधे अधिक उन्नति नहीं कर रहे हैं। पूंजी की कमी के कारण ही हमारी सरकार को बड़ी मात्रा में पंचवार्षिक योजनाओं को भी चलाने में बड़ी मात्रा में कठिनाई का सामना करना पड़ा। आज जो नीति आयोग में है, नीति आयोग में देखेंगे तो जो 52% ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का जो समाज है 52% है, उसको उसकी सामाजिक और आर्थिक कल्याण निर्माण करने की 11वें प्लान में 1087 करोड़ रुपए सिर्फ उसमें बजट में उनके विकास के लिए रखे थे। 52% समाज के लिए 1087 करोड़ रुपए की धनराशि 11वीं पंचवार्षिक योजना में पाई गई थी। तो उसमें अगर टोटल किए तो 15 रुपए भी एक व्यक्ति के सामाजिक कल्याण पर, उनके व्यक्तिगत कल्याण पर खर्चा करने के लिए 15 रुपए आते हैं। ऐसी योजनाएं, खोखली योजनाएं बनाकर देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, या उस जो गरीबी का स्तर या कृषि स्तर में जो काम करने वाले काश्तकार है उसकी बड़ी हालत नाजुक दिखाई देती है। तो पंचवार्षिक योजनाओं की में बड़ी मात्रा में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा। और राष्ट्रीय बचत में तो अत्यंत असंतोषजनक बातें मिलती है। भारत की राष्ट्रीय आय का जो लगभग 10% भारत की राष्ट्रीय आय का 10% ही उसमें राष्ट्रीय बचत में पाया जाता है। लेकिन भारत में पूंजी निर्माण की दर 19% है, जो बहुत ही कम है। कुशल श्रम की कमी यह भी एक विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। देश में जनसंख्या की अधिकता के कारण अकुशल श्रम तो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अकुशल श्रमिक पर्याप्त मात्रा में देश में पाया जाता है, परंतु कुशल श्रम का अभाव होने के कारण देश में यांत्रिक शिक्षा की सुविधा का न होना यह भी एक बड़ी समस्या है। भारत में शिल्पकला या शिल्पी शिक्षा देने की विद्यालय भी नाम मात्र है। आईटीआई सबसे कम मात्रा में आईटीआई सेंटर हमारे देश में पाए जाते हैं।
आजकल डिजिटल भारत में, वैज्ञानिक भारत में, डिजिटल भारत में इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होने की आवश्यकता है। तो नियोजन आयोग ने इसमें बड़ी मात्रा में बजट की राशि रखने की आवश्यकता है। विदेशी जाने, अगर विदेशों में अगर काम करने या श्रम करने जाना है तो श्रमिकों के पास जाने आने के लिए यातायात खर्चा या जाने आने का खर्चा भी उतना उनके पास न रहने के कारण वो किसी अच्छी संस्था में, अच्छे देश में काम के लिए भी नहीं जा सकते। हमें विदेशों में यानी अति दक्षता, श्रम दक्षता रखने के लिए या श्रमिक दक्षता पूर्वक काम करने के लिए जहां वो बाहर देश में जाता है तो उसके पास उतनी पूंजी न होने के कारण वो कुल कुशल श्रमिकों के अभाव के कारण प्राकृतिक साधनों का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा सकता। बैंकिंग एवं साख सुविधाओं में कमी, बैंकिंग एवं साख सुविधाओं में कमी। अब वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो साख सुविधा, भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में साख सुविधाएं निर्माण की, लेकिन वो साख सुविधाएं निर्माण करने के बावजूद भी बड़ी मात्रा में बैंकों में बड़ी मात्रा में मिस एप्रोप्रिएशन निर्माण हुआ है। यहां तक कि जो नेशनल बैंकों में डिफॉल्केशन या जो मिस एप्रोप्रिएशन या जो एनपीए है, बड़ी मात्रा में एनपीए निर्माण हुआ है। 100 इंडस्ट्री में से जब 100 उद्योगों ने साख लिया हो, बैंक से ऋण लिया हो, तो 50 कंपनियों ने बड़ी मात्रा में वो कंपनी का पूंजी रिटर्न ही नहीं किया है, वो एनपीए में एनपीए डिक्लेयर हुआ है। तो 50 उद्योग अगर एनपीए डिक्लेयर करेंगे या इंसॉल्वेंट होंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी विकसित होगी, ये भी एक प्रश्न है। तो बैंकिंग क्षेत्र में या साख सुविधा में बड़ी मात्रा में अभी जो धोखाधड़ी निर्माण हो रही है, भारत में बैंकिंग और साख सुविधाओं में पहले से ही कमी थी और इस सुविधाओं को देश के कुछ बड़े बड़े शहरों में और सीमित लोगों तक ही इस सुविधाओं का एक प्रक्रिया चली। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का बहुत अभाव दिखाई देता है, पहले से अभाव दिखाई देता है। इसलिए ग्रामवासी अपने छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके एवं नियोजित करने की प्रक्रिया जब भी करते हैं, उसमें छोटी छोटी बचतों की एकत्रित और नियोजित प्रक्रिया नाम मात्र दिखाई देती है। ऋण महाजनों से, अभी भी गांव में महाजनों से ऋण लेने की ऋण की शरण में जाते हैं और मनचाहा ब्याज, जब साहूकार, गांव के साहूकार मनचाहा ब्याज उनसे वसूल कर लेते हैं। 25%, 30%, 35%, जहां से 40% तक ब्याज हमारे देश में काश्तकारों से या किसानों से वसूल करने की प्रक्रिया महाजनों से पाई जाती है। तो इस टाइप की भारत में कृषि सुधार न होने के कारण भी उसमें पैदावार, भारत में कृषि की उपज, बड़ी निरक्षरता या गरीबी, काश्तकारों में जो पूंजी के अभाव के कारण वो काश्तकारी करते हैं, तो उस प्रक्रिया में उनको बड़ी मात्रा में जो खेती की लागत है, उस खेती की लागत को उतनी पूंजी न रहने के कारण वो रासायनिक खते या कई इक्विपमेंट, उसको जो भी यांत्रिक प्रक्रिया करनी पड़ती है, वो यांत्रिक प्रक्रिया के अभाव के कारण वो खेती से बड़ी मात्रा में पैदावार नहीं कर सकते। औद्योगिक विकास की कमी, भारत पहली पंचवार्षिक योजना से ही भारत की औद्योगिक विकास बड़ी मात्रा में कम दिखाई देता है, क्योंकि प्राकृतिक साधन तो बड़ी मात्रा में है और जनशक्ति भी बड़ी मात्रा में होने के कारण भी औद्योगिक विकास पूर्ण रूप से भारत में नहीं पाया जाता, क्योंकि बड़े पैमाने में जो उद्योग जो निर्माण हुए हैं वो कुटीर और लघु उद्योगों की स्पर्धा में वो बड़े बड़े उद्योग संगठित होते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असंगठित पाई जाती है। इसके कारण राष्ट्रीय आय भी बड़ी मात्रा में नहीं हो पाई। सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का बड़ी मात्रा में निर्माण होना जरूरी है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का
इससे धार्मिक संस्थाओं के और हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था, धर्म व्यवस्था हिंदू समाज के प्रति प्रभावित ज़्यादा है। और देश की कुछ प्रथाएं ऐसी है कि जाति प्रथा, सामूहिक परिवार प्रथा, उत्तराधिकार के नियम, कई प्रकार की देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ये प्रथाएं प्रभावित करती है। और जाति प्रथा द्वारा पेशे, बड़े बड़े पेशे निश्चित होते हैं, जिससे मनुष्य की इच्छा होते हुए भी वो अपना पेशा बदलने के लिए बड़ी मात्रा में कठिनाइयां निर्माण होती है। इससे देश में कुशल श्रम का सदुपयोग नहीं होता और इस प्रथा के कारण विभिन्न जातियों के रहन सहन को भी निश्चित किया जाता है और बड़े पैमाने में इसकी उत्पत्ति में बड़ी मात्रा में बाधा निर्माण होती है। राष्ट्रीय आय में कमी आती है और उत्तराधिकार के नियमों में बड़े मात्रा में जो कारण हमारे देश में जिसके पास खेत न केवल क्षेत्र में छोटे हुए हैं बल्कि वो बिखरे हुए हैं। कृषि की मात्रा अनार्थिक हो गई है और कई मात्रा में भारत देश में दास्य प्रथा, कई प्रकार श्रमिकों में, स्त्री कामगारों में कई प्रकार की सामाजिक असुरक्षितता हमारे देश में पाई जाती है। इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जो विकास और वृद्धि के कारणों के दिशा में चलने वाली चाहिए वो न होते हुए निरक्षरता का दौर या हमारे देश में कृषि उत्पादन के अभाव के कारण या उद्योगों के उत्पादन के अभाव के कारण देश की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह फंस जाती है। आय और धन के वितरण में भी असमानताएं दिखाई देती है। भारत में आय और धन के वितरण में असमानताएं दिखाई देती है। हमारे देश में आय और धन के वितरण में भारी असमानताएं दिखाई देती है। और एक और देखेंगे तो ऊंचे महलों में और वैभव विलास में रहने वाली जो पूंजीपति की संख्या है वो विलासिता के सिस्टम में रहती है और एक तरफ पीड़ित मजदूर, पीड़ित किसान, भूखा पैसा जो किसान है वो बड़ी मात्रा में शोषित वर्गों में पाया जाता है और इससे असमानताएं दिखती है। समानताओं में बड़ी मात्रा में बाधाएं दिखाई देती है। इसमें हमारे देश में 87% लोग 1 या 1.5 हेक्टेयर में अपना गुजारा खेती की उपज निर्माण करती है, खेती में से उपज निर्माण करती है। उसमें से उनको 20 रुपए पर डे उनको इनकम प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में कई मात्रा में भारत में आय और धन के वितरण में बड़ी मात्रा में असमानताएं दिखाई देती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही मिश्र अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इस मिश्र अर्थव्यवस्था का सहअस्तित्व पाया जाता है। देश के कुछ उद्योजक व्यक्तिगत क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पूंजी और उत्पादन और आय प्राप्त करते हैं, प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, नेहरू सरकार ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, लेकिन 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब सरकार ने लाई तो देश की अर्थव्यवस्था एलपीजी में बदलाई गई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सिस्टम में पाई गई और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के स्तर में देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था बड़ी मात्रा में सफल भी हुई और विफल भी हुई। आज कोविड-19 का दौर है, भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी मात्रा में डीप डिफ्लेशन के लेवल में जा चुकी है और ऐसा ही दौर रहा और भारत सरकार ने कुछ अर्थव्यवस्था में सुधार अगर नहीं की तो भारत का जीडीपी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी 75% के नीचे जा सकता है और यह बहुत भयानक अर्थ पाई जाती है। ओके, थैंक यू।